तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी स्टार्टिंग कैसे होती है, सेटअप कैसे होता है, और हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे कर रहे होते हैं, पैकेजेस क्या क्या चाहिए होते हैं। तो ये हमने सब चीज़ें पढ़ी थी। हमने यहाँ पर माइग्रेशन करी थी। सबसे लास्ट जो हमने छोड़ी थी चीज़ वो क्या करी थी कि एंड पॉइंट हमने छोड़ा था, माइग्रेशन करवा कर हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर दिया था थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो हमने पैकेजेस को देखा था। अब देखो उसके आगे हमने क्या करना है, हमारे पास हम वो देखते रहेंगे कि चीज़ें कैसे ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ तो देखो हमने यहाँ पर माइग्रेशन करी थी, माइग्रेशन में हमारे पास ये चीज़ें आ गई थी। अब हम क्या करते हैं कि हम मिसाल के तौर पर डेटाबेस में हो सकता है ना मसला कि हम टेबल में मिस कर दें कोई चीज़, कोई हमने एट्रीब्यूट, हमने फील्ड मिस कर दी, हमने बोला कि भाई ये पहली फील्ड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अब वो कैसे ऐड करें, तो उसका कोई मसला नहीं है, सारी जिम्मेदारी इसकी है माइग्रेशन। तो मैं सिर्फ क्या करना है, तो मैं उसको देना है, बस प्रोवाइड करना है कि भाई हाँ ये मुझे बना के दो। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई एम्प्लॉय एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और प्रॉपर्टी लूँ ऑटो इम्प्लीमेंटेड, और यहाँ पर आकर मैं इसमें क्या कर दूँ, एम्प्लॉय की एज डिफ़ाइन करूँ। सही, एम्प्लॉय की एज डिफ़ाइन करी, और फिर उसके बाद अब देखो इसके ऊपर मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ रिक्वायर्ड देना है। रिक्वायर्ड की हमने बात करी थी कि मॉडल वैलिडेशन के लिए होता है कि हम जब वहाँ पर इंसर्ट कर रहे होंगे तो उससे पहले अगर एम्प्टी छोड़ता है तो वहाँ पर ये रिक्वायर्ड काम आता है। तो यहाँ पर देखो कॉलम में डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर ही है, एज इंटीजर ही होगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रखें। तो देखो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास, और इसमें हमारे पास एक और चीज़ कि भाई ये जो एरर, यहाँ पर एक और चीज़ होती है प्रॉपर्टी में कि हम यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज तो होता है, हम उसको भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि माइग्रेशन करवाते वक्त हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई प्लीज़, तो वो जो हम एरर मैसेज पास करना चाह रहे हैं, एंटर योर नेम, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं कि हम एरर मैसेज पास करवाना चाह रहे हैं कि भाई प्लीज़ एंटर योर ईमेल, और इसी तरीके से यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आकर हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो ये जितनी चीज़ें तुम्हारे पास रेंज उसमें आ रही हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ये सब क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाई रिवीजन कर लो, जिसको नहीं तुम्हारे पास याद है ये सारी चीज़ें। प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट, ये हमने किया। और उसके बाद यहाँ पर आकर हमने एड्रेस के लिए ये वाला काम कर लिया, एरर मैसेज प्लीज़ एंटर योर एड्रेस, सही। और यहाँ पर आकर सबसे लास्ट में हम इसमें भी दे दें कि यहाँ पर एरर मैसेज पास हो जाए, क्या, प्लीज़ एंटर योर एज, सही। अब देखो करना क्या है, एक माइग्रेशन बनी हुई है तो सिर्फ तुमने दूसरी माइग्रेशन बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर अब ये अपडेशन करनी है। इसका मतलब है ये देखो यहाँ पर क्या होगा, डेटाबेस में हमने पढ़ा है कि हम ऑल्टर करते थे, तो ये माइग्रेशन खुद ब खुद ऑल्टर करेगी चीज़ें। यानी कि ऑल्टर कर क्या रहे हो, तुम कॉलम ऐड कर रहे हो, तुमने एक कॉलम ऐड किया और तुमने थोड़ी सी चीज़ों की अपडेशन करी है। तो तुम यहाँ पे आके क्या करोगे, यहाँ पर आओगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और पैकेज मैनेजर कंसोल में आके तुमने सबसे पहले कहा कि भाई ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद तुमने अब देखो माइग्रेशन का नाम दिया। माइग्रेशन का नाम क्या दोगे कि तुमने जो चीज़ें की हैं, तो मैंने क्या किया है, ऐड एम्प्लॉय एज, मैंने यही करवाया था, एक कॉलम ऐड किया था, और मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड की चीज़ें ऐड करी हैं। तो मैंने माइग्रेशन का नाम दे दिया, तो ये मेरे पास माइग्रेशन पहले बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, वो इस माइग्रेशन को ले जाने के लिए, यानी कि तुम्हारे एसक्यूएल में ये चीज़ें रीड हो जाएं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तुम्हें अपडेशन में दे रहा है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एक और चीज़ का इजाफा किया, और यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, ये चीज़ तुम्हें वहाँ जब तक नज़र नहीं आएगी जब तक तुम सेकंड नहीं चला देते कमांड, कौन सी, अपडेट डेटाबेस।
तो जब अपडेट डेटाबेस चलाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ऑल्टर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये माइग्रेशन सारा काम करवा रही है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, यानी कि तुम्हारी क्वेरी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही है तुम्हारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर आकर क्या करोगे, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करोगे तो तुम्हें रिफ़्रेश करने पे ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई कॉलम्स मेरे पास आ गए। तो टेबल्स में, एम्प्लॉय में, यहाँ पे आके देखो कॉलम आ गया एक। अब देखो वो वाली चीज़ तुम्हें नज़र नहीं आएगी, वो क्योंकि किससे रिलेटेड है, वो फ्रंट एंड से रिलेटेड है। क्योंकि उसकी चीज़ की बात करो जो मॉडल में तुमने काम किया है, कि जैसे तुम एम्प्लॉय में यहाँ पर तुमने ये चीज़ें ऐड करी, तो ये यहाँ पर नहीं है। ये वैलिडेशन किसके लिए, ये तुम्हारी मॉडल वैलिडेशन है, ताकि तुम क्या कर सको, वैल्यूज़ तुम्हारे पास आ सके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा की इंसर्शन का काम करना है। तो हमने क्या बात करी थी एमवीसी में, मॉडल व्यू कंट्रोलर में, कि सारी बिजनेस लॉजिक कहाँ डिफ़ाइन होती है, हमारी सारी बिजनेस लॉजिक डिफ़ाइन होती है तुम्हारे कंट्रोलर के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है कि तुम कंट्रोलर पे काम करोगे, यानी कि तुमने यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। तो क्या करना है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इनको यूज़ नहीं करता, मैं अपना एक एक्शन मेथड बनाता हूँ और उस एक्शन मेथड में यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। तो इंडेक्स है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, ऐड एम्प्लॉय। तो मैंने अपने उससे नाम बना दिया कि भाई ये वाला व्यू बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो ये वाली चीज़ करी और मेरे पास यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसका व्यू। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या करते थे हम, एक चीज़ करते थे ऐड व्यू, और ऐड व्यू में हम क्या बनाते थे, हम रेजर व्यू एम्प्टी बनाते थे। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे, रेजर व्यू एम्प्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक पैकेज इंस्टॉल करके रखा है, कौन सा, जो मैंने बात करी थी टूल्स का। क्यों करा था, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये डीबी कॉन्टेक्स्ट और स्कैफोल्डिंग वाला काम करता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में क्या बताया था मैंने, कि स्कैफोल्डिंग होती है कि ऑटोमेटिकली चीज़ों को देखते हुए हमारे पास क्या हो जाए, सारी चीज़ें खुद ब खुद जनरेट हो जाएं। तो यूआई जो हम करवाना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना चाह रहे हैं, नौमान बाद में बोल लेना। तो यहाँ पर ऐड व्यू करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे हम, देखो रेजर व्यू। हम क्या करना चाह रहे हैं, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग को जहन में, बार बार मैं बोल रहा हूँ स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग को जहन में रखना, ऐड। तो अब देखो यहाँ पर एक पॉपअप देगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो वो जो स्कैफोल्डिंग करेगा वो किसी चीज़ पर डिपेंड होते हुए करेगा। तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ऑपरेशंस कितने होते हैं CRUD के, यही होते हैं। या तो लिस्ट बनाओगे, या फिर तुम डेटा की क्रिएशन वाला फॉर्म बनाओगे, या डिलीट के लिए काम करोगे। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने टेम्पलेट दिया क्रिएट, तो ये काम करेगी स्कैफोल्डिंग। अब फिर देखो रेफरेंस मांग रहा है यहाँ पर कि भाई तुम किसके मॉडल को लेना चाह रहे हो, तुम बाइंड क्या करवाना चाह रहे हो। तुम जो उस व्यू के अंदर स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाओगे तो वो किसको लेके बनाओगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई एम्प्लॉय को ले लो। एम्प्लॉय को लिया तुमने मॉडल, और फिर उसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने ये बात करी थी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कि डेटा कम्युनिकेट कौन कर रही होती है डेटाबेस से, तुम्हारी डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास। तो यहाँ पर तुमने इसको किया ऐड। तो देखो इसको 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दी तुमने। तो अब यहाँ पे आके ऐड करोगे तो ये स्कैफोल्डिंग, देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास यही आएगी। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है वो मॉडल से चीज़ें उठा रहा है, प्रॉपर्टीज़ उठा रहा है, और उसको व्यू के साथ क्या कर रहा है, बाइंड करवा रहा है कि तुम्हारे व्यू में सारी चीज़ें लेके जा रहा है। तो देखो जनरेटिंग कोड हुआ, और एक पैकेज और ऐड करेगा यहाँ ऑटोमेटिकली। अब देखो यहाँ पर देखो एरर क्या आ रहा है, तो एरर को भी इंडिकेशन समझ लो। यहाँ पर देखो इसने एक पैकेज ऐड किया, देखो यहाँ एरर देखो, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्जन 6.0.21। तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर रहा था, उससे पहले एरर आया कि ये जो है पैकेज तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आया स्कैफोल्डिंग करते हुए। तो इसका वर्जन क्या है, 16। तो वो एरर ये दे रहा है कि भाई ये जो पैकेजेस है ना, ये 18 वाले, ये 16 के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इनको क्या कर दो, इनको अपडेट करवा दो 21 पे। तो यहाँ पे आगे तुम क्या करोगे, मैंने क्या करा बताया था, एक चीज़ बताई थी
कि हम यहाँ से डायरेक्ट अपडेट पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम एडिट प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे जाके इसका वर्जन जो वो कह रहा था वो चेंज कर देंगे। उसको चेंज नहीं करोगे क्योंकि इसकी वजह से ये एरर दे रहा था। ये 16 ही है, सबसे लेटेस्ट वर्जन 16 है इसका, वेब डॉट कन्फिग्रेशन डॉट डिज़ाइन। तो इसको यही रखोगे और यहाँ पे आके इसको बंद कर दोगे सेव करके। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो क्या हुआ, तुम्हारे पास सारे पैकेजेस क्या हो गए, सारे पैकेजेस 21 पे अपडेट हो गए। दोबारा आओगे, दोबारा तुम्हें करनी होगी इसमें ऐड व्यू और इस पे आके रेजर व्यू, यहाँ पे तुम्हारे पास आया और यहाँ पे तुमने क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय और यहाँ पे एप्लीकेशन ले ली। दोबारा अपडेटिंग है डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन, स्कैफोल्डिंग पूरी। तो जनरेटिंग कोड जब आता है तो वो फाइनल स्टेप होता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग में हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, ये हम खुद लिखते थे @model। क्या करते थे, हम मॉडल को बाइंड करवाते थे। क्यों बाइंड करवा रहे थे, हमने टैग हेल्पर जब पढ़ा था हमने ये वाला काम देखा था कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ को लेना चाह रहे होते हैं मॉडल के अंदर से। तो वो काम तुम्हारे पास देखो खुद ब खुद इसने दिया। अब देखो खुद ब खुद क्या, ये मैं कर सकता था, हम खुद कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें देखो जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो कौन सी, मॉडल वैलिडेशन दे रहा है। ASP वैलिडेशन समरी क्यों ऐड करी हुई है कि वो जो एरर्स आएंगे, स्पैन का टैग क्यों लगाया हुआ है, ताकि वो जब सबमिट कर रहे हो तो ये टैग हेल्पर तुम्हारे पास क्या करे कि वो जो मॉडल के अंदर तुमने रिक्वायर्ड में दिया था एरर मैसेज, वो कहाँ पास करेगा, वो इसके थ्रू पास कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास ये खुद स्कैफोल्ड करके दे रहा है। सब चीज़ें उसने देख के तुम्हें बैक टू लिस्ट उसने खुद ही बना दिया कि इंडेक्स पे चले जाओ। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास हो गया। और अगर इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लें कि हमारे पास, और इसको इससे पहले क्या करें, इससे पहले एक और चीज़ करेंगे। हमने लेआउट में एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई यहाँ पर व्यूज़ में आएंगे तो हम इसमें बनाएंगे एक लिंक टैग हेल्पर के थ्रू। कौन सा लिंक, हमारे पास सिर्फ बने हुए होंगे दो, प्राइवेसी के लिए और इंडेक्स के लिए। तो हम यहाँ पे आके li को कॉपी करेंगे ताकि मैं अपने ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे चला जाऊँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, होम कंट्रोलर का रेफरेंस दिया, ASP एक्शन में तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऐड एम्प्लॉय, ताकि इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एम्प्लॉय के उसमें ऐड करने पे इंटरफेस पे चला जाए। और यहाँ पे तुमने टैग्स दे दिया ऐड एम्प्लॉय, सही है। और यहाँ पे आके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास सारे उसमें ऐड हो जाएगा, सारे व्यूज़ में, क्योंकि लेआउट हमने देखा था। तो देखो SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ताकि हमारी HTTPS हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक्सेस हो जाए, उसको एक्सेप्ट किया तुमने। तो इस सर्टिफिकेट से तुम्हारे पास ये जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो सिक्योर होगी पूरी, और तुम्हारे पास ये इस तरीके से आ जाए। ये यहाँ पे ओपन कर रहा है, इसको हम चेंज करते हैं। इसमें हम इसको ओपन करते हैं गूगल पे। सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हमने लेआउट में क्या ऐड किया था, होम प्राइवेसी थी, ऐड एम्प्लॉय ऐड किया। तो देखो स्कैफोल्ड के थ्रू तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड हुई हुई हैं, टैग हेल्पर के थ्रू ये आ रहा है। अब बटन पे जब क्लिक करोगे तो देखो वो जो रिक्वायर्ड में हमने काम किया था मॉडल के अंदर एरर मैसेज, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ रहा है। तो वो डेटाबेस का काम नहीं था, वो यहाँ तुम्हारी वैलिडेशन का काम था। और ये किसके थ्रू सेटिंग हुई हुई है, ये टैग हेल्पर, ASP वैलिडेशन समरी, ये सब जो लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें उसकी सपोर्ट के लिए की हुई हैं। तो यहाँ पे देखो वो एरर मैसेज तुम माइग्रेशन से, अब तुम्हारा खुद दिल चाह रहा है कि भाई और चेंज कर लो, तो वो मॉडल में चेंज करोगे, माइग्रेशन चलाओगे, वो फिर अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर ये वाला काम हो गया हमारा कि हमारे पास व्यू बन गया एक।
अब इसके बाद तुम्हारे पास जो कंट्रोलर वाली चीज़ है उस पे आ जाते हैं। तो कंट्रोलर वाली चीज़ में तुमने करना क्या है, कंट्रोलर वाली चीज़ में सबसे पहला काम जो करना होगा, सबसे पहला काम करना है कि तुमने DB कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ जब ऐड करवाने जा रहे हैं हम डेटा, तो हमने सबसे पहली चीज़ फर्स्ट स्टेप करना है कि जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास थी मॉडल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास होती है उसी के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। यहाँ पर इसको हम बंद करें और यहाँ पे आके देख लें तो इंसर्ट का कोड बहुत छोटा होगा, लेकिन ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखो DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, इसमें आ जाता हूँ मैं। तो देखो तुम्हारे टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी हुई है, DB कॉन्टेक्स्ट में, टेबल का नेम, सब चीज़ें। इसलिए सबसे बेस क्या है, क्योंकि तुम्हारी DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास ही क्या कर रही होती है, कम्युनिकेशन कर रही होती है। तो हमें यहीं पर यही वजह है कि हमें रीज़न कि हमें DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ क्योंकि हमें इंटरफेसेस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके मैं क्या करूँ, प्राइवेट रीड ओनली, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरा जो DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास है वो मुझे यहाँ पर रेफ़र करेगा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। तो ये दे रहा है मुझे, ये तुम्हारे पास ऊपर खुद ऐड कर देगा नेम स्पेस। और यहाँ देखो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ही दिख रही है एप्लीकेशन DB, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो क्या करना है, अब मुझे करना है इसका कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, होम कंट्रोलर, सही। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है, किस टाइप का, इसी तुम्हारी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट टाइप का। ये तुम्हारी टाइप बन गई। और इसका पैरामीटर देखो सजेस्टेड नेम, ये कोई लाइब्रेरी में सेव नहीं है, ये तुम्हें सजेस्ट कर रहा है कि आप ये बना सकते हैं, ये वाला नाम दे सकते हैं, ये पैरामीटर का नाम दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो डिफ्रेंशिएट किया हमने, ये भी बेसिक में पढ़ा था, ऊपर हम अंडरस्कोर लगा रहे हैं यहाँ, तो ये डिफरेंस है। तो अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस पैरामीटर को इस प्रॉपर्टी में यानी कि यहाँ पर असाइन करवाना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या बात करी थी कि सेम क्लास में रहते हुए कैसे करते हैं हम काम, दिस डॉट एप्लीकेशन DB और उस पैरामीटर को असाइन करते हैं। ये हमने सब चीज़ें देखी थी कि कैसे सेम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली सबसे पहली चीज़ हो गई, और इसका रीज़न पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि तुमने ये जो बनाया था ये क्या रिटर्न कर रहा है, व्यू। तो इसको ऐसे ही रहने दोगे। इसके अलावा जो तुम्हारे पास बनेगा वो एक और बनेगा एक्शन मेथड इसके लिए। और ये किसके लिए बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा वहाँ से जो डेटा पोस्ट हो रहा है, HTTP। तो यहाँ पर तुम क्या लगाओगे, HTTP पोस्ट की प्रॉपर्टी। उसको यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, ये रेफ़र करेगा HTTP पोस्ट। तो यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड तो डिस्कशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये PHP में बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न से देखा है कि वहाँ फॉर्म में तुम्हारे पास क्या होता है, पोस्ट लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे आ जाऊँ, जैसे ये तुम्हारा बना है व्यू, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म में ASP एक्शन तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेथड पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाया। तो अब ये क्या है, इंडिकेशन के भाई ये वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, ये पोस्ट होके किधर जाएंगी, इस कंट्रोलर में जाएंगी। और यहाँ पर कौन गेट करेगा, वो ये गेट करेगा। तो अभी यहाँ पर एरर आता रहेगा क्योंकि हमारे पास ओवरलोडिंग नहीं हुई है, तो हमें ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर आके मज़ीद फर्दर देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तुम्हारी मेथड ओवरलोडिंग होगी। तो यहाँ पर आते हैं और इंसर्शन वाले काम पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा जो काम होगा, सबसे पहला काम जो करना है तुमने क्या करना है, ये यहाँ पर अब मॉडल से रिलेटेड काम होगा। तो देखो पहली चीज़ थी तुम्हारी कि तुमने क्या किया, तुमने अपना यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब तुमने ऐड किस में करवाना है, तुम्हारा जो डेटा कहाँ रखा हुआ है,
वो तुम्हारे मॉडल से रिलेटेड बात हो रही है। तो तुम्हारा मॉडल क्या है? तुम्हारा मॉडल है एम्प्लॉय। तो मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या करोगे? एक बनाओगे उसका क्या? पैरामीटर, ताकि तुम्हारी मॉडल की रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो यहाँ पर मॉडल की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये तुम्हारा बन गया। और उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई तुमने यहाँ पर वैलिडिटी चेक करनी है कि तुम्हारा मॉडल की स्टेट जो है वो वैलिड है। यानी कि इसकी चेकिंग क्या होती है? इसकी चेकिंग होती है कि भाई तुम्हारे मॉडल में कोई वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। ये जो तुमने मॉडल्स में प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ गेट हो रही हैं, सेट की जा रही हैं। तो मैं गेट करूँ कुछ, तो यहाँ पर ये जो सेटर और गेटर बना हुआ है, तो ये चेकिंग कर रहे हो कि भाई मॉडल स्टेट वैलिड कब होगी, ट्रू कब होगी? जब तुम्हारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो ये जो वैल्यूज़ की चेकिंग के लिए ये काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंडीशन देनी है कि भाई इफ़ मॉडल स्टेट, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, डॉट इज़ वैलिड। तो ये ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। यानी कि तुम्हारे पास अगर वहाँ से वैल्यूज़ गेट हुई, सबमिट किया बटन पे, और अगर ट्रू है रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब है ये अंदर तुम्हारे पास आने देगा इसके अंदर, और फिर नेक्स्ट तुम्हारे पास काम होगा। और इसके बाद तुम्हारे पास क्या चीज़ है कि ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा, इसको हम सिंपली कर रहे हैं सिंक्रोनसली, वो अभी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा उसका भी। तो यहाँ पर अब देखो क्या करना है। अब तुमने उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा? जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट था। तो उसके थ्रू तुम्हारे पास काम होगा। तो किस तरीके से होगा? तुमने यहाँ पर आकर, वालेकुम अस्सलाम, तो देखो सबसे पहले जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया था एप्लीकेशन डीबी डॉट, तो देखो यहाँ तुम्हें रेफर करेगा टेबल, टेबल के नेम बनाए थे हमने, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, देखो रेफर कर रहा है पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और तुम्हारे टेबल का नेम, मॉडल का नेम, तो वो इस तरीके से तुम्हें बना रहा है। तो तुमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया डॉट, और सिर्फ क्या करना है, तुम्हारा जो मेथड होता है वो क्या होता है? ऐड। तुमने सिर्फ इतना किया है ना, इसका मतलब है तुम्हारा डेटा कहाँ जाने के लिए हो गया है, ये तुम्हारे डेटाबेस के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुका है। यानी कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। अगर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब इसके पीछे कौन सी क्वेरी चल रही है, इसके पीछे कौन सी चलनी चाहिए भाई मुस्तफ़ा? इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की? इंसर्ट की क्वेरी। और हमने ये बात रिपॉजिटरी पैटर्न में पढ़ी थी कि ये काम क्यों हो रहा होता है। ये काम हो रहा होता है तुम्हारी लिंक क्यू, यानी कि ये सब चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो तुम्हारी .NET जो है वो लिंक क्यू पे काम कर रही होती है। तो यहाँ पर ये वाला मेथड भी एक लिंक क्यू का पार्ट है, यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करके डेटाबेस से इंसर्ट कौन करवाएगा? ये ऐड का मेथड। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास काम हुआ, लेकिन क्या स्टेप है कि भाई अगला स्टेप तुमने ये करना है कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो, तो इसको क्या करवाना होगा? इसको तुमने सेव भी करवाना है। यानी कि अगर तुमने यहाँ पर सेव नहीं करवाया तो क्या होगा तुम्हारे पास? इसमें यहाँ पर कोई चीज़ हमारे पास होगी मिस। तो यहाँ पर तुमने, अच्छा हमने एक चीज़ टेबल का नेम दे दिया, उसके अंदर सिर्फ सेव चेंजेस करनी है तुमने, कि पहले तुमने यहाँ पर ऐड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुमने क्या करना है कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्या होनी चाहिए, ये चेंजेस सेव भी होनी चाहिए। सही, तो ये चेंजेस सेव होंगी तो हमारे पास काम आगे फर्दर होगा। तो यहाँ पर ये डेटाबेस में तुम क्या करवा रहे हो, इसको फाइनली ये वाला मेथड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को परमानेंटली सेव कर देगा। तो ये तुम्हारे पास मेथड ये वाला काम कर रहा है। तो देखो हर जगह ज़रूरत किसकी पड़ रही है? रेफरेंस ये क्यों दे रहे हो बार बार? तो कम्युनिकेशन कौन करती है? डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास। तो कम्युनिकेशन का काम डेटाबेस से इसका होता है, और ये एज अ हेल्पर मेथड तुम्हारे पास चल रहे हैं इस तरीके। सही है, तो ये 2 स्टेप्स हो गए। 2 स्टेप्स के बाद तुम्हारे पास है
कि भाई रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। तो अब ये वाला काम देखो क्या है कि जो हम PHP में कर रहे होते थे, जो लारावेल जिन्होंने नहीं पढ़ी तो हम PHP पे डायरेक्ट चले जाते हैं। वहाँ क्या करते थे हम, पेजेस से पेजेस शिफ्ट होते थे कि जैसे ही इंसर्ट हो जाए तो वो कहाँ जाए, हमारे व्यू के पेज पे, कि जहाँ हमें दिखाना है रिकॉर्ड। तो वो किस तरीके से होगा कि हम उसमें मेथड यूज़ करें, रिटर्न करें रीडायरेक्ट टू एक्शन, यानी कि किस एक्शन पे जाना है वो मेंशन करें। तो यहाँ पे दो चीज़ें लेता है। क्या क्या चीज़ें लेता है कि यहाँ पर तुम आके क्या करोगे, रिटर्न, यहाँ पे यूज़ करोगे रीडायरेक्ट टू एक्शन, और उसके बाद तुम्हारे पास दो चीज़ें आएंगी कि भाई तुम्हारा पहले एक्शन कौन सा है, व्यू, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे कंट्रोलर का नेम, कि इसी कंट्रोलर के अंदर भेजना चाह रहे हो, यही वाला इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स भी है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा असल में तुम्हारे यहाँ पर। ये काम हो गया तुम्हारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे लास्ट स्टेप तुम्हारा कि तुम रिटर्न क्या करवा दो, तुमने जो पैरामीटर बनाया था कि इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे रिटर्न कर। तो ये पैरामीटर में हमारे पास रिटर्न हो गया। तो ये तुम्हारा फाइनल पूरा इसके लिए, यानी कि ये जो CRUD में तुम्हारा क्रिएट करने का होता है डेटा को, तो वो ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट करके कि हमारे पास प्रॉपरली जो है वो ये डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आते हैं ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम दिया, एम्प्लॉय की ईमेल दे दी हमने, एड्रेस और एम्प्लॉय की एज। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ कुछ काम, यहाँ पे क्या होगा, मॉडल वैलिडेशन, तुम्हारा डेटा पास नहीं होगा। यानी कि अगर तुमने कोई चीज़ छोड़ी है तो वो यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं करने देगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्रिएट किया, तो अब क्रिएशन में तुम्हारे पास यहाँ देगा लोडिंग ली, और मैंने कहाँ पास किया था इसको, व्यू पे, इंडेक्स पे। तो वो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, ये तुम्हारे इस पे आ रहा है, व्यू पे। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे आगे चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो प्रॉपरली आया। तो यहाँ पर हम आके एम्प्लॉय यूज़ एम्प्लॉय नहीं, यूज़ कोड फर्स्ट करेंगे। ये हमारे पास रेफ़र कर रहा है F5, और इसके बाद हमने यहाँ पे आके चेक कर लिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली डेटा इस तरीके से इंसर्ट हो गया। सही। तो यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोड तुम्हारा बहुत छोटा सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली चीज़ हमने ये कर ली, इंसर्शन कर ली। अब उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, एक और जो हमें यहाँ पर मैसेज पास करना है। एक काम ये करना है कि हम क्या करें, यहाँ पर मैसेज पास करें, और किस तरीके से, हमने ये पढ़ी थी सारे ऑब्जेक्ट्स कि कंट्रोलर से अगर मुझे डेटा पास करना होता है व्यू के अंदर, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, व्यू बैक टैम डेटा, या फिर क्या हम यूज़ करते हैं व्यू डेटा। तो अब देखो टैम डेटा यूज़ करने का मकसद क्या है यहाँ पे, क्योंकि टैम डेटा दूसरे व्यू पे भी जा सकता है। यानी कि तुम्हारा एक्शन मेथड कौन सा है, मिसाल के तौर पर अगर ये है, तो मैं इसको शॉर्ट टाइम के लिए किसी और व्यू पे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ ये वाले डेटा को। तो मुझे असल में डेटा कहाँ पास करना होगा, यानी कि जब तुम्हारे पास तुम ऐड कर रहे हो तो ये कहाँ आ रहा है, ये तुम्हारे किस व्यू पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इस व्यू पे। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा अपना टाइम डेटा, और जैसे ही इंसर्ट होगा तो मैं इंडिकेशन कहाँ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ दिखाए मैसेज, यहाँ पे दिखा दे। तो मुझे व्यू बैक में नहीं कर सकता वो वाला काम, ना मैं व्यू डेटा में कर सकता हूँ। मैं किस में कर सकता हूँ,
मैं टैम डेटा के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन वो कब तक रहती है स्टेट, जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर चेंज, तो वो हमारा शॉर्ट लाइव इंस्टेंस होता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन करना होगा टैम डेटा को। तो टैम डेटा में मैसेज कुछ भी पास कर सकते हो, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आकर हम सेव चेंजेस के बाद इसमें बनाते हैं टैम डेटा, और यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो इसका इंसर्ट के लिए। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं सक्सेस, और इसमें आके मैंने ये मैसेज पास कर दिया एम्प्लॉय एडिड सक्सेसफुल। तो देखो ये वाला काम हो गया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे ये मैसेज कहाँ ले जाना है, मुझे अपने इंडेक्स वाले व्यू पे ले जाना है, क्योंकि मैं अपनी लिस्ट जो देखूंगा वो कहाँ देखूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा। तो अब तुमने यहाँ पे वो वाला काम करना है कि भाई इंडेक्स पे मुझे चाहिए ये वाली चीज़, सही। तो यहाँ पर तुमने किस तरीके से वो चीज़ करनी है, तो यहाँ हमारे पास होगी, हम यहाँ पे आते हैं और इसको हटा देते, ये जो हमारे पास आ रहा है वेलकम का, और इधर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर, अब देखो ये मैसेज पास करोगे तो सिंपल सा आएगा तुम्हारे पास। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसके अंदर इंडेक्स में आऊँ, तो देखो ये वाली चीज़ करोगे अगर तुम इतनी सी, तो वो तुम्हें क्या देगा, ऐसे ही दे देगा बगैर डिज़ाइनिंग के। तो तुम उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, बूटस्ट्रैप का अलर्ट। तो ये बूटस्ट्रैप का अलर्ट तुम्हें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आओगे बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट्स, और यहाँ पर तुम्हारे पास वर्जन जो है उसको यहाँ से लोगे तो ये अलर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास वो तो रिक्वेस्ट पे ख़त्म हो जाएगा टैम डेटा के थ्रू, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस वाला क्लोजिंग अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे लास्ट में देखो ये वाला है, तो इसको क्या करोगे तुम, कॉपी और यहाँ से ला के उसमें पेस्ट कर दोगे। अब मेरे पास यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, इसको तुम मॉडिफाई कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ही लेके सिर्फ अपना जो मैंने सेट किया है उसको मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे आके इस तरह पेस्ट किया, तो तुमने देखो कहाँ पे डालना है अपना मैसेज, इस स्ट्रॉन्ग के अंदर। तो वो जो तुम्हारा टैम डेटा है, मैंने क्योंकि अपने इसमें क्या बनाया, मैंने अपने इसमें बनाया हुआ है सक्सेस, यानी कि वो जो मैंने की पास करी है वो ये पास करी थी। तो हमारे पास ये इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्लास जो होगी वो क्या होगी, वो वहाँ पर चेंज होगी। हमारे पास प्राइमरी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो तुमने इसको ग्रीन में पास करना है। तो तुमने उसके लिए ये वाला सक्सेस नहीं है, ये जिसकी बूटस्ट्रैप सही नहीं है, तो वो यहाँ पर ये सुन रही, ये सक्सेस ऊपर वाला बूटस्ट्रैप की क्लास वाला है, और जिसको तुम ग्रीन में कलर में करना चाह रहे हो। तो देखो ये चीज़ कर ली, और उसके बाद एक इंडिकेशन ये करनी है कि भाई एक चेकिंग ये करनी है कि तुमने यहाँ चेक कर लेना है कि भाई ये वाला मैसेज कब आना चाहिए, अगर ये नल नहीं है। नल कब होगा, ये कंट्रोलर में चेक करेगा, यानी कि अगर तुमने ये खाली दे दिया है या नल का कीवर्ड डाला हुआ है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, तो मैसेज नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। तो यहाँ पे आके तुम यही चेकिंग कर रहे हो कि भाई तुमने यहाँ पर इफ़, और इसको तुमने पूरा इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में डाला, और यहाँ पर तुमने क्या कर लिया, तुमने यहाँ पर टैम डेटा को चेक कर लिया कि भाई ये वाला जो टैम डेटा है, ये वाली की, तो ये नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए, सही। तो यहाँ पर ये चेकिंग कर ली ताकि ये वाला मैसेज जो है वो डिपेंड करे इस पर कि अगर नल है तो ये मैसेज हमारे पास व्यू पे नहीं आए। तो आप देखो यहाँ पर आकर इसको दोबारा चेक करते हैं, ये चीज़ डिफाइन कर ली है, तो अब हमारे पास एक और चीज़ रिटर्न के साथ होगी। तो अब हम दोबारा एक और रिकॉर्ड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास व्यू आ गया, अभी देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कब रिटर्न होगा, वो यहाँ से रिटर्न होगा और इस पे एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे दोबारा
सही है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट हुआ तो देखो यहाँ पे लिस्ट यहाँ आएगी हमारे पास, एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। तो वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास आता तो बूटस्ट्रैप अलर्ट के बगैर आता, तो हम क्या होते हैं हमारे पास वो इस तरीके से सिंपल मैसेज आता। तो हमने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब देखो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं अगली रिक्वेस्ट बनाता हूँ तो शॉर्ट लाइव इंस्टेंस था, यानी कि जैसी अगली रिक्वेस्ट बनी तुम्हारी तो वो रिमूव हो गया, यानी कि वो तुम्हारी टैम डेटा जो था वो अब यहाँ एक्सेस नहीं होगा। वो कब होगा, वो जब तुम्हारी दोबारा रिक्वेस्ट बनेगी, यानी कि यहाँ से होगा और यहाँ से यूआरएल पर रिक्वेस्ट आएगी, तो दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो तब ये मैसेज आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाला काम यहाँ पे होगा। सही है, इसको कर लो इम्प्लीमेंट साहब।